नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर अगर बात की जाए, हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लम्बियर समझौता जैसे हमने जाना। उसके पश्चात हमने देखा कि पिडमांट, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कैसे युद्ध होता है। उस युद्ध में जो फ्रांस के द्वारा कैसे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है और पिडमांट, सार्डिनिया का साथ दिया जाता है। उसके पश्चात अचानक से हमने देखा कि फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध समाप्ति की घोषणा अचानक से कर दी जाती है। और उसी युद्ध को जो समाप्ति की घोषणा के पश्चात अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में कौन सी संधि होती है? विला फ्रैंका संधि होती है। उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। विला फ्रैंका संधि और ज्यूरिख संधि ये किन किन के मध्य होती है और इनके पीछे जो क्या कारण होते हैं उसके अलावा इन संधियों में कौन कौन सी शर्तें रखी जाती है उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और इसी संधि के साथ जो इटली के एकीकरण का प्रथम चरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हमने देखा किस तरीके से जो केवूर के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी सूझबूझ और राजनीतिक चतुरता के साथ जो युद्ध छेड़ दिया जाता है और उस युद्ध में किस तरीके से जो गुट बनाकर फ्रांस को अपने साथ ले लिया जाता है और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और ऐसा लगता है कि इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अचानक से जो ऐन वक्त पे जो क्या होता है कि फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय पीछे हट जाता है और उसके द्वारा पिडमांट, सार्डिनिया को पूछे बगैर क्या जो युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। इसलिए इटली के जो पिडमांट, सार्डिनिया राज्य को बड़ा आघात लगता है, जनता को भी बड़ा आघात लगता है। अब इनके बीच में जो विला फ्रैंका संधि किन किन के बीच में होती है? एक तो ये विला फ्रैंका नामक स्थान पर होती है, इसीलिए ये संधि क्या कहलाती है? विला फ्रैंका संधि कहलाती है। और ये संधि कब होती है? जो बात की जाए तो 11 जुलाई 1859 ईस्वी में होती है। किन किन के मध्य होती है? ऑस्ट्रिया के शासक जो फ्रांसिस जोसेफ के मध्य और नेपोलियन तृतीय, ये कहाँ का शासक है? फ्रांस का शासक है। ये संधि किन के बीच में होती है? दो राष्ट्रों की अगर आपसे बात की जाए, पूछ लिया जाए तो फ्रांस और किसके बीच में होगी? ऑस्ट्रिया के बीच में। क्योंकि ऑस्ट्रिया का शासक कौन है? फ्रांसिस जोसेफ है और नेपोलियन तृतीय कौन है? फ्रांस का शासक है। इन दोनों के बीच में युद्ध समाप्ति की घोषणा के साथ ही ये संधि होती है। विला फ्रैंका नामक स्थान पे होने के कारण ये संधि क्या कहलाती है? विला फ्रैंका संधि कहलाती है। अब जो उसी दौरान हमने देखा कि जो युद्धकालीन परिस्थितियों में किस तरीके से ऑस्ट्रिया के ऊपर जो ये दोनों देश हावी हो जाते, फ्रांस, पिडमांट, सार्डिनिया। और उस स्थिति में ऐसा लगने लगता है इटली की जनता को और इटली के अन्य राज्यों को कि पिडमांट, सार्डिनिया के नेतृत्व में जो ऑस्ट्रिया को पराजित किया जा सकता है। और ऑस्ट्रिया को ये पहली बार पराजित किया जाता है इटली के राज्य के द्वारा किसी। तो वहाँ की जनता में एक बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा की जो लहर हमें देखने को मिलती है। और वो जनता वहाँ की उत्सुक होकर और राज्य उत्सुक होकर जो क्या पिडमांट, सार्डिनिया से जुड़ना चाहते थे और उसी के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण संपूर्ण करना चाहते थे। ये उत्तेजित हो जाते हैं सभी राज्य अगर बात की जाए। लेकिन नेपोलियन तृतीय को जब अचानक से पता चलता है कि ये जो जन भावनाएँ जो इटली के राज्यों में जो जागृत हो रही है, ये आगे जाकर कैसे न कैसे हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि इटली के अन्य राज्य हैं वो भी जो पिडमांट, सार्डिनिया से जुड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जनता का भरपूर समर्थन इनको प्राप्त हो जाता है पिडमांट, सार्डिनिया को। और उनको ये उम्मीद हो जाती है अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रिया को पराजित किया जा सकता है और वो पिडमांट, सार्डिनिया के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भरपूर जन समर्थन मिलने लग जाता है और जो जन भावनाएं इनके पक्ष में होने लगती है पिडमांट, सार्डिनिया के राज्य में। तो नेपोलियन तृतीय को लगता है कि अचानक से ये राज्य शक्तिशाली हो सकता है। और ये जो इसकी सीमा पे लगता है, जो फ्रांस की सीमा पे स्थित है, तो ये उनके लिए जो आगे जाकर जो दक्षिण पूर्वी सीमा है, जो फ्रांस की दक्षिण पूर्वी सीमा है, उस पर ये राज्य पिडमांट, सार्डिनिया स्थित था। तो ये आगे जाकर इनके लिए निकट भविष्य में क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है।
और शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि अन्य राज्य भी इससे जुड़ने के लिए उत्सुक है। जो इटली के अन्य राज्य भी इससे जुड़ जाएंगे तो एक ये शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो सकता है, जो किसी भी शासक के द्वारा जो अपनी सीमा पे जो शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति उसके लिए असहनीय होती है, क्योंकि उसे पता है ये निकट भविष्य में हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो अब उन परिस्थितियों में क्या कर लिया जाता है, एक वहाँ के जो कैथोलिक धर्मावलंबी है, जो कैथोलिक और प्रोटेस्ट दो विचारधाराएं होती है जो ईसाई धर्म में अगर बात की जाए, जो कैथोलिक प्राचीन जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं अगर बात की जाए, और प्रोटेस्टेंट होते हैं जो नए परिवर्तनों के साथ ईसाई धर्म को मानने वाले। अब इन प्राचीन कैथोलिकों के द्वारा भी जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था फ्रांस के द्वारा, उसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है जो पोप का राज्य है उसकी स्वतंत्रता भी खतरे में आ सकती है। अगर पिडमांट सार्डिनिया का ये साथ दे रहे हैं तो आगे जाकर ये पोप के राज्य को भी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो उन परिस्थितियों में ये युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं रहता नेपोलियन तृतीय, और अचानक से इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। अब इन्हीं परिस्थितियों में जब युद्ध जो समाप्ति की घोषणा की जाती है तो ऑस्ट्रिया के शासक जो फ्रांसिस जोसेफ के बीच में और इनके बीच में जो समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, वो संधि विला फ्रैंका संधि कहलाती है। ये विला फ्रैंका नामक स्थान पे जो 11 जुलाई 1859 ईस्वी को समझौता होता है, जिसके तहत जो ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से मिलकर युद्ध विराम की संधि किसके द्वारा, नेपोलियन तृतीय के द्वारा कर ली जाती है। और इस संधि के तहत उनके द्वारा जो समझौता किया जाता है उसमें संधि की कुछ शर्तें निम्न होती है, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इस संधि के तहत जो शर्तें तय कर ली जाती है, अब इस संधि के तहत जो शर्तें तय किया जाती है उसमें ये कहा जाता है कि जो लोम्बार्डी का क्षेत्र है, लोम्बार्डी और वेनेसिया किसका अधिकार था, उस पर जो बात की जाए ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो लोम्बार्डी का क्षेत्र है उस पर अधिकार किसका, फ्रांस का मान लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया था फ्रांस की और पिडमांट सार्डिनिया की संयुक्त सेना के द्वारा उस क्षेत्र पे फ्रांस का अधिकार लोम्बार्डी पे मान लिया गया, और सार्डिनिया पे जो अधिकार है किसका मान लिया जाता है, ऑस्ट्रिया का मान लिया जाता है। ये दोनों सम्राटों और शासकों के बीच में बातचीत हो जाती है, समझौता हो जाता है। और वेनेशिया नामक जो क्षेत्र है उस पे जो अधिकार की पुष्टि किसकी कर दी जाती है, ऑस्ट्रिया के अधिकार की पुष्टि कर दी जाती है, क्योंकि पहले भी ये ऑस्ट्रिया के अधिकार में क्षेत्र होता है। ये इस संधि के तहत शर्तें तय की जाती है। उसके पश्चात जो परमा, टस्कनी, मोडेना, जो इटली के अन्य राज्य छोटे छोटे राज्य, उन राज्यों पर क्या कर दिया जाता है, जो शासक पहले से नियुक्त है उन शासकों को पुनः नियुक्त कर दिया जाता है और पुनः राजतंत्र की स्थापना वहाँ पे कर दी जाती है। यही संधि, क्योंकि यहाँ तुम देखो कि पिडमांट सार्डिनिया जो इन राज्यों पे अपना अधिकार करना चाहता था और इसको लग रहा था नेपोलियन तृतीय को ये शक्तिशाली राज्य बन सकता है जो आगे जाकर निकट भविष्य में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ये समझौता इनके द्वारा कर लिया जाता है। जब ये समझौता इनके द्वारा किया जाता है, पिडमांट सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बताया नहीं जाता है, केवुर को बताया नहीं जाता है। केवुर काफ़ी आग बबूला होता है, इटली को भी बहुत बड़ा आघात लगता है पिडमांट सार्डिनिया, क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी थी कि ये पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में जो बात की जाए इटली का एकीकरण संपन्न होने वाला है, अंतिम चरण में चल रहा है और इटली से हमेशा के लिए जो बात की जाए ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि उनको काफ़ी दुख होता है, जो अचानक से इसके द्वारा क्या कर ली जाती है संधि, जो फ्रांस के शासक के द्वारा बगैर पूछे, क्योंकि जब इनके बीच में प्लम्बियर समझौता जिसके तहत फ्रांस के शासक ने वचन दिया था नेपोलियन तृतीय ने कि वह आपके साथ रहेगा और उस वचन को उसके द्वारा तोड़ दिया जाता है, वचनबद्धता को भंग कर दिया जाता है, जिससे उसके प्रति काफ़ी आक्रोश हमें बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया और इटली के अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। केवुर के द्वारा क्या किया जाता है, अपने शासक जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय उसको कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, युद्ध को जारी रखना चाहिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। फ्रांस पीछे हट गया तो हट गया, हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को जारी रखेंगे। लेकिन उन परिस्थितियों के अनुरूप जो विक्टर इमैनुअल को ये पता था कि ये युद्ध जारी रखना मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए इस वक्त तक तो फ्रांस हमारा साथ दे रहा था, अब फ्रांस हमारे साथ नहीं है, तो इसके जो संसाधनों की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के संसाधनों के सामने और सैनिकों की संख्या देखी जाए तो तुलनात्मक काफ़ी कम ही, तो युद्ध जारी रख पाना संभव नहीं था। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा केवुर की सलाह को नहीं माना जाता है, उस सलाह को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे विक्टर इमैनुअल काफ़ी क्रोधित हो जाता है और उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है। किसके द्वारा?
जो केवूर के द्वारा जो प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है, और उसके द्वारा जो बात की जाए विक्टर इमैनुअल के द्वारा अंत में परिस्थितियों को देखते हुए जो युद्ध समाप्ति की घोषणा उसके द्वारा भी कर दी जाती है। अब युद्ध समाप्ति की घोषणा करने के पश्चात उसके द्वारा जो इस विला फ्रैंका संधि की पुष्टि करते हुए ज्यूरिख की संधि की जाती है। विक्टर इमैनुअल के द्वारा किसके साथ करेगा? फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। मूलतः ये जो संधि इनके बीच में होती है, विला फ्रैंका संधि होती है, उसी संधि की पुष्टि हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर अगर बात की जाए। लेकिन इस संधि के तहत जो लोम्बार्डी क्षेत्र है, लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार मान लिया जाता है, और ये इसकी प्रथम सफलता हमें देखने को मिलती है। किसकी? पिडमांट सार्डिनिया का। और इसी के तहत जो इटली के एकीकरण का प्रथम चरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और नेपोलियन तृतीय ने जो प्लोम्बियर से संधि की शर्तों के पालना पर जोर तो नहीं दिया। प्लोम्बियर संधि की जो शर्तें होती है, प्लोम्बियर समझौता किसके बीच में होता है? बात की जाए नेपोलियन तृतीय और जो पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री केवूर के मध्य होता है। उस शर्तों की, उस समझौते की जो बात की जाए, उस संधि की शर्तों को मानने पर ज़्यादा बल नहीं देते हुए उसके द्वारा क्या सिर्फ यहाँ से सिर्फ युद्ध के रूप में जो खर्चाना होता है वह वसूल लिया जाता है, खर्चा लेकर संतोष व्याप्त कर लिया जाता है पिडमांट सार्डिनिया से। और इस तरीके से जो क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पिडमांट सार्डिनिया के बीच में और फ्रांस के बीच में जो युद्ध शुरू होता है वह इन संधियों के साथ, विला फ्रैंका और ज्यूरिख की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इटली के एकीकरण के तहत देखा कि किस तरीके से जो ये विला फ्रैंका संधि किन किन के बीच में होती है। विला फ्रैंका संधि जो नेपोलियन तृतीय और फ्रांसिस जोसेफ जो ऑस्ट्रिया का सम्राट है, इन दोनों के बीच में होता है, जिसके तहत इनके द्वारा जो युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा? नेपोलियन तृतीय के द्वारा। पहले तो ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, पिडमांट सार्डिनिया का साथ देते हुए। ऑस्ट्रिया को हालांकि पराजित कर दिया जाता है, लेकिन जब इसे अचानक से पिडमांट सार्डिनिया के शक्तिशाली होने का भय लगता है और इसे लगता है कि दक्षिण पूर्वी सीमा है जिसकी फ्रांस की, उस पर किसी शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो सकती है, तो उन परिस्थितियों में इसके द्वारा जो समझौता कर लिया जाता है, किसके साथ कर लिया जाता है? ऑस्ट्रिया के साथ। और ये समझौते संधि की शर्तें हमें देखने को मिलती है, जिसमें कई क्षेत्रों का आदान प्रदान कर लिया जाता है, कई क्षेत्रों पे फ्रांस का अधिकार मान लिया जाता है, कई क्षेत्रों पे ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया जाता है। और मजबूरन हमने देखा कि आगे जाकर जो पिडमांट सार्डिनिया को भी जो इनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी पड़ती है। और युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हुए जो ज्यूरिख की संधि उनके द्वारा की जाती समझौता, मूलतः ये विला फ्रैंका जो संधि है उसी की पुष्टि हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। वेनेशिया क्षेत्र में लोम्बार्डी क्षेत्र में जो सार्डिनिया का अधिकार मान लिया जाता है वैधानिक रूप से, ये थोड़ी इनकी सफलता रहती है, जिसके तहत इटली के एकीकरण से संबंधित प्रथम चरण यहाँ समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम जो इटली के एकीकरण से संबंधित आगे के चरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से बात पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका तो क्लियर कर सकते हो। तो और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।